आज के आधुनिक हवाई जहाज का वजन 600 टन से भी ज़्यादा होने के बावजूद यह बिना किसी समस्या के आसमान में उड़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इतना भारी हवाई जहाज ज़मीन से ऊपर उठकर हवा में इतनी आसानी से उड़ता है। जब एक प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तब उस पर 4 फोर्सेस लग रहे होते हैं। यह फोर्सेस हैं हवाई जहाज़ का वेट। हवाई जहाज़ का वेट एक फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ लगता है। यदि इस फोर्स को ऊपर की तरफ लग रहे समान और विपरीत फोर्स से संतुलित नहीं किया जाए तो प्लेन नीचे गिर जाएगा। यह फोर्स हवाई जहाज के विंग्स के द्वारा पैदा किया जाता है और इसे लिफ्ट कहते हैं। ड्रैग, प्लेन के आगे बढ़ने की गति को हवा रेजिस्ट करती है और इस रेजिस्टेंस फोर्स को ड्रैग कहते हैं। ड्रैग पर काबू पाने के लिए हवाई जहाज प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके एक फोर्स पैदा करता है जिसे थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट हवाई जहाज को आगे की दिशा में चलाए रखता है। यहाँ पर थ्रस्ट विंग के नीचे लगे टरबाइन इंजन के द्वारा पैदा किया जाता है जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार काम करता है। यह हवा को बहुत फोर्स के साथ पीछे की ओर धकेलता है जिसके रिएक्शन में हवा इंजन को आगे की ओर धकेलती है। टरबाइन इंजन के आगे लगा पंखा ठंडी हवा को अंदर खींचता है। इसमें से ज़्यादातर हवा इंजन से डायरेक्टली बाहर धकेल दी जाती है जिसके कारण थ्रस्ट पैदा होता है। कुछ हवा एक दूसरे पंखे में जाती है जिसे कंप्रेसर कहा जाता है। कंप्रेसर हवा को लगातार कम होते हुए वॉल्यूम में धकेलकर कंप्रेस कर देता है। कंप्रेसर के बाद हवा कंबशन चैम्बर में जाती है जहां हवा में फ्यूल मिलाकर जलाया जाता है। तेजी से बाहर जाती हुई एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन ब्लेड से होकर गुजरती हैं जिसके कारण ब्लेड्स घूमते हैं। यह टरबाइन एक शाफ्ट के जरिए कंप्रेसर और आगे में लगे हुए फैन से जुड़ा होता है और इन्हें घुमाता है। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने से पहले नोजल से गुजरती हैं जहां गैसेस पीछे की तरफ एक्सीलरेट होती हैं जिससे इंजन पर आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है। लिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी जाती हैं। हालांकि लिफ्ट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अक्सर इसे सही से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। लिफ्ट का एक गलत एक्सप्लेनेशन जो कि काफ़ी पॉपुलर है बर्नौलीज़ थ्योरम का इस्तेमाल करके दिया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एयरफॉइल का शेप कुछ इस प्रकार होता है कि इसका ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस से ज़्यादा लंबा होता है जिसके कारण एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे के मुकाबले ऊपर वाले सरफेस पर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है ताकि वह एक साथ ट्रेलिंग एज पर मिल सकें। चूंकि विंग्स के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा दूरी तय करनी है इसलिए इन्हें विंग्स के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से यात्रा करनी पड़ती है। बर्नौलीज़ थ्योरम के मुताबिक अगर पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो फ्लूइड की एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बीच बंटी होती है और फ्लो के दौरान कांस्टेंट रहती है। इसलिए ऊपर हवा तेजी से बहने के कारण प्रेशर कम होगा ताकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। इसलिए प्रेशर में अंतर होने के कारण लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। हालांकि यह थ्योरी सुनने में सही लगती है पर फिर भी इसमें कुछ गलतियां हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स नीचे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हैं, इसलिए यह पिछले किनारे पर दोबारा नहीं मिलते। और यह एजम्पशन कि मॉलिक्यूल्स पिछले किनारे पर दोबारा मिलते हैं गलत है। क्योंकि ऊपर वाले सरफेस पर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए इस थ्योरी से जितनी लिफ्ट का अनुमान लगाया जाता है वह एक्चुअल लिफ्ट से काफ़ी कम होती है। इसके अलावा एयरफॉइल का ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस से ज़्यादा लंबा हो यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। सिमेट्रिकल एयरफॉइल डिज़ाइन करना भी पूरी तरह संभव है। उदाहरण के लिए पेपर प्लेन के विंग्स फ्लैट होने के बावजूद भी यह हवा में उड़ता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सिमेट्रिकल विंग्स को भी यदि एक एंगल पर रखा जाए तो हवा ऊपर वाले सरफेस पर रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ी से बहती है। इसलिए एंगल ऑफ अटैक विंग्स के शेप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह थ्योरी बहाव को नीचे मोड़ने के बारे में भी कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंग्स पर पास होने के दौरान हवा की आने वाली वेलोसिटी और जाने वाली वेलोसिटी बराबर है और इसलिए हवा में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। इसलिए न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एयर मॉलिक्यूल्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और इसलिए एयर मॉलिक्यूल्स विंग्स पर कोई रिएक्शन फोर्स भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई लिफ्ट भी पैदा नहीं होगी क्योंकि यह न्यूटन्स लॉ का वायलेशन होगा। अगर थ्योरी की इन गलतियों पर ध्यान दिया जाए तो बर्नौली थ्योरम लिफ्ट को सही से एक्सप्लेन करता है। लिफ्ट को एक दूसरे तरीके से न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करके भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। विंग्स पर पास होने के बाद हवा सीधे ट्रैवल नहीं करती है बल्कि यह नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज करने का एकमात्र तरीका है कि उस पर फोर्स लगाया जाए। इसलिए हवा की इस वेलोसिटी में बदलाव लाने के लिए यह ज़रूरी है कि एयरफॉयल हवा पर फोर्स लगाए। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हवा को भी एयरफॉयल पर ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाना होगा और यही रिएक्शन फोर्स लिफ्ट है जो प्लेन को हवा में उठाए रहता है। हवा को केवल एयरफॉयल का नीचे वाला सरफेस ही नहीं बल्कि ज़्यादातर हवा को तो एयरफॉयल का ऊपर वाला सरफेस नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि दोनों ही सरफेस हवा को नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करते हैं, ज़्यादा हवा डिफ्लेक्ट होती है और इसलिए ज़्यादा लिफ्ट भी पैदा होती है। हालांकि यह थ्योरी सही है पर विंग हवा को कैसे नीचे मोड़ देता है इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। यह केवल इतना ही कहती है कि चूंकि हवा नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए एयरप्लेन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगना ही चाहिए। बर्नौली और न्यूटन दोनों ही एक्सप्लेनेशन लिफ्ट के सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन हैं। कोई चीज़ कैसे लिफ्ट पैदा करती है इसका वास्तविक विवरण बहुत ही जटिल होता है जिसे आसान नहीं बनाया जा सकता। किसी एयरफॉयल के लिफ्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एयरफॉयल के शेप और फ्लो कंडीशन के अनुसार इक्वेशंस सॉल्व करने होते हैं। आमतौर पर यह कैलकुलेशन इतने बड़े होते हैं कि इन्हें कंप्यूटर पर ही सॉल्व किया जा सकता है।